नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट 2026 पेश किया। करीब 85 मिनट के लंबे बजट भाषण में सरकार ने साफ किया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन बजट का असर सिर्फ टैक्स स्लैब तक सीमित नहीं है, असल असर पड़ने वाला है आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर। कस्टम ड्यूटी, टैक्स स्ट्रक्चर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कई अहम फैसलों ने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में क्या आपकी जेब पर हल्का बोझ डालेगा और किन चीजों से आपको राहत मिलेगी। इलाज, शिक्षा, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में सरकार ने राहत देने की कोशिश की है, तो वहीं टैक्स डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सख्ती का संदेश भी दिया गया है। कैंसर और डायबिटीज की दवाइयों से लेकर सोलर एनर्जी, विदेशी शिक्षा और ओवरसीज ट्रैवल तक कई ऐसी चीजें हैं जो इस बजट के बाद सस्ती हो सकती है। वहीं शराब, लग्जरी आइटम्स, स्टॉक ट्रेडिंग और टैक्स मिस रिपोर्टिंग जैसे मामलों में आम लोगों और कारोबारियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो आखिर बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, और सरकार का फोकस किन सेक्टर्स पर रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी संसद में यूनियन बजट 2026 पेश किया। ये उनका 9वां बजट है जिसे उन्होंने करीब 85 मिनट में पेश किया। यूनियन बजट 2026 को सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्री सपोर्ट को ध्यान में रखकर पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में साफ किया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कस्टम ड्यूटी और टैक्स रेट में किए गए बदलावों से आम लोगों के खर्च और कारोबार की लागत पर असर पड़ेगा। हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का अनुसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस बजट में सस्ती हुई है। इस बजट में सबसे बड़ी राहत इलाज, शिक्षा, ऊर्जा और रोजमर्रा की चीजों में देखने को मिली है। कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती हुई हैं। अब इन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और बीसीडी में छूट मिलेगी। इससे हेल्थ केयर में बड़ी राहत होगी। डायबिटीज की दवाइयां भी सस्ती हुई है, जिससे इलाज सस्ता हुआ है। ओवरसीज ट्रैवल भी सस्ता हुआ है। विदेश यात्रा पर टीसीएस 5 से 20% से घटकर अब सिर्फ 2% है। विदेशी शिक्षा में भी राहत मिली है। एलआरएस के तहत टीडीएस कम हुआ है। चमड़े का सामान और जूते में भी राहत मिली है। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट दिया गया है, जिससे लेदर इंडस्ट्री को राहत मिली है। माइक्रोवेव ओवन भी सस्ते हुए हैं, जिससे कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है। सोलर एनर्जी और बैटरी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है। ग्रीन एनर्जी सस्ती हुई है। सोलर ग्लास के इंग्रेडिएंट्स बीसीडी में छूट मिली है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आसान हो गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कैपिटल गुड्स सस्ती हुई है। बीसीडी में छूट मिली है, जिससे माइनिंग सेक्टर को राहत मिली है। सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बीसीडी में छूट मिली है। एवियन इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। भारतीय वाटर्स में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली बीसीडी में छूट है। फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा। कस्टम ड्यूटी में कटौती हुई है। पर्सनल इंपोर्ट्स पर बीसीडी 20% से घटकर 10% हो गया है, जिससे पर्सनल शॉपिंग आसान होगी। बीडी और कुछ इंडस्ट्रियल इनपुट्स में लागत में कमी की गई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंपोर्ट गुड्स में छूट दी गई है। बीसीडी में छूट दी गई है, जिस वजह से एनर्जी सेक्टर मजबूत होगा। यानी सरकार का मकसद साफ है, इलाज सुलभ हो, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए
मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायो फार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। मत्स्य पालन हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना। भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और AHP सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। बजट में सिर्फ सस्ता महंगा ही नहीं, भविष्य की तैयारियों पर भी फोकस रखा गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और साथ ही 3 आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना भी होगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात मुंबई पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित करेंगे। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित करेंगे। अब बात उन चीजों की जो इस बजट के बाद जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकती हैं। शराब टैक्स स्ट्रक्चर से कीमत बढ़ने की आशंका है। खनिज ड्यूटी बदलाव से लागत में इजाफा होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग पर अब 100% पेनल्टी लगेगी। मूवेबल एसेट्स की नॉन डिस्क्लोजर पर सख्ती है, अब पेनल्टी लगेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है। लग्जरी वॉचेस, इंपोर्टेड अल्कोहल और तंबाकू और सिगरेट भी महंगे हो सकते हैं। यानी सरकार का संदेश साफ है, ट्रांसपेरेंसी और टैक्स डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं होगा। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 को एक संतुलित बजट के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने एक तरफ इलाज, शिक्षा और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ टैक्स सिस्टम को सख्त बनाकर अनुशासन पर जोर भी दिया है। अब ये देखना अहम होगा कि बजट में की गई ये घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी असरदार तरीके से लागू होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 को एक संतुलित साधने वाली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सरकार ने इलाज को सुलभ बनाने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की बात कही है, तो दूसरी तरफ टैक्स सिस्टम में सख्ती लाकर साफ संदेश भी दिया है कि अब ट्रांसपेरेंसी और अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। दवाइयों, शिक्षा और एनर्जी सेक्टर में राहत आम लोगों के लिए राहत की सांस हो सकती है, लेकिन शराब, लग्जरी आइटम्स और टैक्स नियमों में बदलाव कई लोगों की जेब पर असर भी डाल सकते हैं। अब असली इम्तिहान ये है कि
बजट में किए गए ये ऐलान जमीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं और आम आदमी की जिंदगी में कितना फर्क ला पाते हैं। बजट की कलम से तस्वीर तो खींच ली गई है, अब देखना होगा कि ये तस्वीर हकीकत में कितनी साफ नजर आती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।